सर आगे सर आगे सर आगे। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। स्पीकर ऑन नहीं करे अभी तक। सर आए नहीं, वो तो वीडियो नहीं बनाए है। कोई बात गुड नहीं। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। देखो कल मैंने जो बताया था, देखा था उसको? अरे कल वाला कल तो मैं आया। एक तो फाइनल Yes, sir. अकाउंट के लिए मैं तुम्हारे को 4 दिन से बोल रहा हूँ कि फाइनल अकाउंट वाला जो टॉपिक है, ट्रेडिंग पी&एल और बैलेंस शीट, उसको दोबारा देखा क्या? सर उनको देखा हूँ सर। मैं कल आप क्या पढ़ाए थे? कल आया नहीं था मैं। उसे मदे याद करनी थी, ट्रेडिंग और पी&एल और बैलेंस शीट की, वो मदे याद की क्या? और कल तो मैंने एडजस्टमेंट का एक ही टॉपिक बताया, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। कल वाला तो ध्यान है ना? कल मैं हाँ, आया सर। नहीं था ऑनलाइन। कल का किया नहीं था क्या? मैं आया नहीं था कल ऑनलाइन। नेट बीत गया था मेरे फोन में। हाँ तो उसमें डाउनलोड होगा ना ये? हाँ हाँ ये तो मिलता ही नहीं सर इसके अंदर, ये रिकॉर्डेड क्लास नहीं मिलती इसके अंदर। उसको रिपोर्टेड क्लास नहीं मिलती इसके अंदर। उसको देख लेना एक बार फिर से। कहाँ ठीक पे है। मिलेगी सर? हाँ उसको मैं आगे बता रहा हूँ। फिर एक ही एडजस्टमेंट बताया मैंने, क्योंकि अपना टॉपिक चल रहा है फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट, अंतिम खाते समायोजनों सहित। और एडजस्टमेंट में मैंने तुम्हारे को एक ही एडजस्टमेंट बताया, और वो कौन सा बताया था? आपके आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। इसको हम क्या बोलते हैं? अदत्त या बकाया व्यय। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज है, इसको हम क्या बोलते हैं? अदत्त या बकाया व्यय। और इसका मैंने तुम्हारे को कल बताया था, शॉर्ट में तुम्हारे को 2 मिनट में फिर बता रहा हूं। यानी कि ऐसे खर्चे जो चालू वर्ष से संबंधित है। चालू वर्ष कौन सा होता है? जिस वर्ष के हम खाते तैयार करते हैं उसे हम कहते हैं चालू वर्ष। तो चालू वर्ष से संबंधित है, लेकिन चालू वर्ष के अंत तक उनका भुगतान नहीं किया गया है, उसको हम बोलते हैं अदत्त या बकाया व्यय। तो हम खाते किसी भी वर्ष के तैयार कर रहे हो तो प्रश्न में आपको दिया जाएगा कि हम खाते कौन से तैयार कर रहे हैं, किस वर्ष के तैयार कर रहे हैं, तो उस वर्ष का तुम्हारे को ध्यान रखना है। प्रश्न में दे रखा है कि 2020-21 के खाते तैयार करने हैं, तो हमारा जो चालू वर्ष है वो 2020-21 हो गया। यानी कि वो जो खर्चा है वो उसी वर्ष से संबंधित है, लेकिन हमने वर्ष के अंत तक उसका भुगतान नहीं किया है, वो अदत्त या बकाया व्यय कहलाता है। अब ऐसे खर्चों को क्या करते हैं, चूंकि जिस वर्ष के हम खाते तैयार कर रहे हैं उसी वर्ष से संबंधित है, इसलिए ऐसे खर्चों को हम क्या करते हैं? उसी वर्ष के खातों में शामिल करते हैं। दिखाते कैसे हैं? ये खर्चा जहां भी हम दिखाते हैं उसी खर्चे में क्या करेंगे? जितना खर्चा बकाया रह गया है उस खर्चे में हम जोड़ करके दिखा देंगे। ठीक है। अब खर्चे जो होते हैं हम फाइनल अकाउंट में 2 जगह दिखाते हैं, एक तो ट्रेडिंग अकाउंट में और एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ठीक है। अब ट्रेडिंग अकाउंट में जो खर्चे आते हैं डीआर साइड में, वो कौन से खर्चे आते हैं? प्रत्यक्ष व्यय, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन से होते हैं? ऐसे खर्चे जिनका उत्पादन या माल के क्रय से सीधा संबंध होता है, वो क्या कहलाते हैं? डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो केवल डायरेक्ट एक्सपेंसेस ही हम ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाते हैं, जैसे आपके मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेज है, फैक्ट्री एक्सपेंसेज है, वेजेज है, फ्रेट है, कैरीज इनवार्ड है। ये सब खर्चे ऐसे होते हैं या तो माल के क्रय करने पर होते हैं या फिर उत्पादन पर होते हैं। तो अगर वो खर्चा उससे संबंधित है जब तो हम उस खर्चे में उसको जोड़ करके दिखा देंगे। ठीक ठीक है। जैसे कैसे? जैसे आपकी फैक्ट्री है, ठीक है, और आपकी फैक्ट्री में
जो वर्कर्स काम करते हैं उसमें आप उनको मजदूरी देते हो, मजदूरी देते हैं तो ये निश्चित है कि आज इस महीने में जो मजदूर काम करते हैं, महीने का जैसे हिसाब होता है, डेली वाला अलग होता है, डेली वेजेज का वो डेली होता है, लेकिन महीने का हिसाब होता है। तो इस महीने की मजदूरी है वो हम कब देंगे? अगले महीने में, और अगले महीने की कब देंगे? उससे अगले महीने में, यानी कि 1 तारीख को होता है। कर्मचारी जितने भी काम करते हैं उनकी सैलरी हो चाहे वेजेज हो, अधिकतर जिस महीने काम करते हैं उसका पेमेंट है उसकी अगले महीने की 1 तारीख से लेकर के 10 तारीख के बीच में किया जाता है। तो अब क्या है, हम जैसे खाते तैयार कर रहे हैं और ये महीना हमारा चल रहा है जैसे अगस्त का, अगस्त महीने की मजदूरी है वो हमने भुगतान नहीं की थी। अब जैसे मान लो कि कोई मजदूर था आपकी फैक्ट्री में, कोई भी एक वर्कर है जो भी है, और आप वेजेज का ऐसे देख लो कि उस मजदूर को, जो आपके वर्कर काम करता है, उसको आप हर महीने का जो वेजेज है यानी कि मजदूरी है वो कितनी देते हो? 6000 वेजेज पर मंथ। 1 महीने की मजदूरी है 6000 है। अब ये तो निश्चित है कि खाते हम 12 महीने के बनाते हैं, तो खाते जब 12 महीने के बनाते हैं तो जो खर्चे हैं वो भी पूरे 12 महीने के ही दिखाएंगे। इनकम भी ऐसे ही करते हैं, चाहे आय हो चाहे व्यय की मद हो। हम खाते तैयार करते हैं 12 महीने के यानी कि 1 वर्ष के तैयार करते हैं, तो 1 वर्ष से संबंधित चाहे आय हो चाहे व्यय हो उस सब को हम शामिल करेंगे, चाहे भुगतान किया हो चाहे नहीं किया हो। इनकम है तो प्राप्त हुई हो चाहे नहीं हुई हो। तो दिखाते कैसे हैं कि 6000 रुपये मजदूरी है जैसे मान लो एक वर्कर की, तो 12 महीने की जो मजदूरी है वो कितनी हो गई आपके? 72,000। टोटल वेजेज है वो कितनी बढ़ती है? 72,000 बढ़ती है। लेकिन अभी मैंने बताया था कि ऐसे जो खर्चे होते हैं उनका हम पेमेंट क्या करते हैं, उसी महीने में नहीं करते, अगले महीने की, महीना पूरा होने के बाद में अगले महीने की तारीख को करते हैं। वो 1 तारीख से लेकर के 10 तारीख कोई सी भी हो सकती है। अब आप जो खाते तैयार कर रहे हैं, जैसे मान लो कि आप दिसंबर 2020 के खाते तैयार कर रहे हो, तो वर्ष का जो प्रारंभ है वो कब से हुआ? 1 जनवरी से। 1 जनवरी से आपके वर्ष का प्रारंभ हुआ और वर्ष का अंत कब हो रहा है? दिसंबर को। दिसंबर 2020 के आपने खाते तैयार किए, तो इसमें जो मजदूरी है वो जनवरी से लेकर के दिसंबर तक की हम दिखाएंगे, निश्चित है। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया कि हर महीने का कोई भी खर्चा होता है उसको उसका पेमेंट हम उस महीने में नहीं करते, अगले महीने में करते हैं, चाहे आपके प्राइवेट सेक्टर हो चाहे गवर्नमेंट सेक्टर हो, सभी के अंदर ऐसा होता है। तो अब ये दिसंबर की जो मजदूरी है उसका पेमेंट कब करेंगे? जनवरी में। वो 1 जनवरी हो सकती है, 5 हो सकती है, 8 हो सकती है या 10 हो सकती है, मतलब कुल मिलाकर के उसका पेमेंट है जनवरी में किया जाएगा। और जनवरी में पेमेंट करेंगे तो वो तो हमारा वर्ष कौन सा चालू हो जाएगा? 2021 चालू हो जाएगा। लेकिन हम तो खाते दिसंबर के तैयार कर रहे हैं, मतलब 2020 के तैयार कर रहे हैं। जब 2020 के खाते तैयार कर रहे हैं तो 2020 के हमारे खर्चे वो सारे दिखाना जरूरी है। लेकिन हमने क्या, दिसंबर की मजदूरी अभी तक नहीं दी है। इसका मतलब है कितनी मजदूरी हमने दी है? 11 महीने की। 11 महीने की मजदूरी का ही हमने भुगतान किया है, और 11 महीने की जो मजदूरी है 6000 रुपए के हिसाब से कितनी होती है? 66,000। आपके 66,000 रुपए मजदूरी बढ़ती है, मतलब मजदूरी का आपने भुगतान कर दिया। बढ़ती तो 72,000 है पूरे 12 महीने की, लेकिन अभी तक आपने जो पेमेंट किया है वो केवल 11 महीने की मजदूरी का ही भुगतान किया है। और 11 महीने की कितनी मजदूरी का भुगतान कर चुके हैं? 66,000। इसका मतलब है कि दिसंबर माह की जो मजदूरी है वो अभी भी बकाया है। अब दिसंबर माह की मजदूरी अभी भी बकाया है, उसका भुगतान तो हम जनवरी में कर रहे हैं, लेकिन वो जो मजदूरी है वो जनवरी की थोड़ी मानी जाएगी, वो तो इसी दिसंबर की मानी जाएगी। तो जैसे मैंने बताया कि अगर इस वर्ष से संबंधित है कोई भी खर्चा तो उसको उसी वर्ष में दिखाएंगे, लेकिन चूंकि हमने भुगतान नहीं किया था इसलिए उसको दिखाने का तरीका कैसे रहेगा? कितनी मजदूरी आपकी बाकी रह गई? 6000 रुपए।
क्योंकि आपने 66,000 रुपए का भुगतान कर दिया है और टोटल मजदूरी है वो आपके कितनी बनती है? 72,000। टोटल वेजेज है वो आपके 72,000 बनती है। 66,000 का आप पेमेंट कर चुके हैं तो 6,000 रुपये बच गई, और वैसे भी एक महीने की 6,000 होती है क्योंकि उसी की तो बाकी है। अब ये 1,000 रुपए की जो मजदूरी बाकी रह गई है उसको हम कैसे दिखाएंगे वो देखो आप। अब इसके लिए हम क्या करेंगे? वेजेज का मैंने आपको बताया था मजदूरी को हम कहां दिखाते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट में, P&L में नहीं आता है। मदे जैसे मैंने बताई थी, क्योंकि ये डायरेक्ट एक्सपेंसेज है, आपके वेजेज है, फ्रेट है, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेज है, फैक्ट्री से संबंधित जितने भी खर्चे हैं वो सब खर्चे हम ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाते हैं। तो इसका मतलब है ये खर्चा है वो ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाया जाएगा। तो पहले तो आप क्या करोगे? ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट बना लोगे, जो भी ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट है। तो मैं ट्रेडिंग का पूरा नहीं बता रहा आपको, केवल उस मद का ही बता रहा हूं। ट्रेडिंग अकाउंट में उसको किस साइड में दिखाएंगे? डीआर साइड में। भाई इधर आपके पर्टिकुलर्स अमाउंट, फिर इधर पर्टिकुलर्स अमाउंट ही होता है, ठीक है। तो ये आपके डीआर साइड का है, ठीक है। ये आपके पर्टिकुलर्स आ गया और ये आपके अमाउंट वाला कॉलम आ गया। इधर 2 का इस्तेमाल होता है और इधर आपके बाई का इस्तेमाल होता है, ठीक है। ये आपके ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट है। अब देखो वेजेज जो मजदूरी है हम कितनी भुगतान कर चुके हैं? 66,000। 11 महीने की मजदूरी, 11 महीने की मजदूरी का हम भुगतान कर चुके हैं। तो सबसे पहले तो जितनी हम भुगतान कर चुके हैं पहले तो वो दिखा देंगे, वेजेज 66,000। ये अंदर दिखाएंगे, इसके अंदर पर्टिकुलर्स वाला जो कॉलम है उसके अंदर। फिर अमाउंट में क्या लिखोगे? हाँ, अमाउंट में सिर्फ 66,000 नहीं लिखोगे? हाँ, अमाउंट बाद में दिखाएंगे। 66,000 तो हम भुगतान कर चुके हैं। अच्छा, कितनी बाकी रह गई है? 6,000। तो 6,000 रुपए जो बाकी रह गई है इसमें जोड़ देंगे और उसको किस नाम से दिखाएंगे? आउटस्टैंडिंग के नाम से। तो शॉर्ट में हम ऐसे लिख सकते हैं, आउटस्टैंडिंग वेजेज। आप पूरा लिख सकते हो, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज यानी कि खर्चा, और खर्चे का नाम क्या है इसमें? वेजेज। तो उसका नाम आ जाएगा आउटस्टैंडिंग वेजेज। कितनी है? 6,000। तो इस प्रकार से अमाउंट वाला जो कॉलम है उसमें कितना पैसा आ जाएगा? 72,000 रुपए आ जाएगा। क्योंकि हमारी मजदूरी टोटल है, टोटल तो 72,000 ही बनती है, लेकिन 66,000 रुपए हम भुगतान कर चुके थे वो तो हमने दिखाई दिया, और जो 6,000 रुपए भुगतान करना अभी भी बाकी है उसको हम इसी में जोड़ करके दिखा देंगे। अब वो जोड़ करके हम इसलिए दिखाते हैं कि ये खर्चा है वो इसी वर्ष से संबंधित है, इसलिए हम इसको इसी वर्ष में दिखाएंगे। तो कोई भी खर्चा है जिस वर्ष से संबंधित है और हमने उसका भुगतान अगर उस वर्ष के अंत तक नहीं किया है तो उस खर्चे को हम क्या करते हैं? उसी खर्चे में जोड़ करके दिखा देंगे जिस खर्चे से वो संबंधित है। तो इस प्रकार से ये 6,000 रुपए हम इसमें जोड़ देंगे, ये 72,000 रुपए ऐसे आ जाएगा, ये ट्रेडिंग अकाउंट में ऐसे आ जाएगा। अगर ये खर्चा कोई P&L अकाउंट का होता तो खर्चे को हम कहां दिखाते हैं? P&L अकाउंट में। अब P&L अकाउंट का खर्चा कोई भी हो सकता है, जैसे रेंट है, एडवर्टाइजमेंट है, सैलरी है, ठीक है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी है। ऐसे कई खर्चे हैं जिनके लिए मैंने बताया था कि ये P&L अकाउंट में आते हैं। तो उस खर्चे में जितना बाकी है वो हम जोड़ करके दिखा देंगे। जैसे कल मैंने तुम्हारे को उदाहरण दिया था सैलरी का, तो सैलरी को हम कहां दिखाते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाएंगे, लेकिन वेजेज है वो ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाई जाती है, इसलिए इस खर्चे को भी हम ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाएंगे। तो ये खर्चा है, दो जगह दिखाते हैं इसको, एक तो खर्चे में जोड़ करके, तो खर्चे को हम दिखा दिया ट्रेडिंग अकाउंट में। इसके बाद में हम क्या करेंगे? इसको बैलेंस शीट में दिखाएंगे। अब बैलेंस शीट में कैसे दिखाएंगे वो देखो आप। आपके बैलेंस शीट बनी हुई है,
और बैलेंस शीट में इधर तो आपके क्या होता है, एसेट्स, और इधर क्या होती है आपके लायबिलिटीज। ठीक है, अमाउंट आपकी आता ही है, ये अमाउंट और इधर अमाउंट। ये बैलेंस शीट का जैसे फॉर्मेट है। अच्छा, अभी मैंने बताया था आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का कि ऐसे खर्चों को हम क्या करते हैं जिस वर्ष से संबंधित है उसी वर्ष के खातों में दिखाते हैं, इसलिए उस खर्चे को हम क्या करते हैं संबंधित वे में, तो हम क्या करेंगे उसको जोड़ करके दिखा देंगे। जिस खर्चे से संबंधित है उसमें तो जोड़कर दिखा देंगे। और बैलेंस शीट में इसको कहां दिखाएंगे, लायबिलिटीज पक्ष में। लायबिलिटीज का मतलब क्या होता है, दायित्व, मतलब कोई भी ऐसे खर्चे या कोई भी ऐसा धन जो हमारे को भुगतान करना है। लायबिलिटीज का मतलब यही तो है जो हम भुगतान करेंगे। अब वो समय कम समय भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। तो ऐसे खर्चे जो बकाया है उनको हम बैलेंस शीट में किस साइड में दिखाएंगे, लायबिलिटी साइड में। तो बैलेंस शीट के लिए मैंने बताया था कि इसमें टू और बाई का इस्तेमाल नहीं होता है, इसमें डेबिट और क्रेडिट नहीं लिखा जाता है, ध्यान रखना, अगर तुम लिखते हो तो वो गलत माना जाता है। तो लायबिलिटी साइड में हम क्या करेंगे, खर्चा बकाया है, वो खर्चे का नाम क्या था, वेजेज, और मजदूरी है वो आपके कितनी बकाया थी, 6,000 रुपए। तो 6,000 रुपए उसी को दिखाएंगे, पूरी को नहीं दिखाएंगे, जितनी बकाया है केवल उसी को दिखाया जाएगा। तो इसमें हम दिखा देंगे आउटस्टैंडिंग वेजेज, अदत्त मजदूरी कितना है, 6,000, यानी कि अमाउंट वाले कॉलम में डायरेक्ट दिखा देंगे। यानी कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का जो मैंने बताया इसको हम दो जगह दिखाते हैं। एक तो जहां पर खर्चा होता है उस खर्चे में जोड़कर दिखा देंगे। अगर ट्रेडिंग अकाउंट का खर्चा है तो ट्रेडिंग अकाउंट में दिखा देंगे, और पी&एल का है तो पी&एल में दिखा देंगे। इसके बाद में इसको बैलेंस शीट में कहां दिखा देंगे, लायबिलिटी साइड में, जितना बकाया है। कहीं तुम पूरा अमाउंट दिखा दो, जैसे 72,000 का तुम 72,000 टिका दो, 72,000 नहीं दिखाना है, केवल जितना बकाया है केवल उसी को दिखाया जाएगा। ठीक है, ये हो गया आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। तो कल मैंने पूरे टाइम के अंदर ये बताया था, मैंने आपको फिर एक बार फिर से रिपीट कर दिया है। ठीक है, तो ये है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। तो एक एडजस्टमेंट है वो तो आपके कंप्लीट हो गया है। अब देखो आपके दूसरा एडजस्टमेंट है वो मैं आपको बता रहा हूं। मेरे भैया ये तो आ गया ना समझ में, ये मैंने अभी बताया आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ये समझ में आ गया ना। यस सर। हाँ हाँ, तो अब मैं दूसरा एडजस्टमेंट बता रहा हूं। एक एडजस्टमेंट हो गया है, दूसरा है प्रीपेड, प्रीपेड एक्सपेंसेस। मैसेज इसको बोलते हैं पूर्वदत्त, पूर्वदत्त या अग्रिम व्यय। प्रीपेड एक्सपेंसेस जिसको हिंदी में पूर्वदत्त व्यय भी बोलते हैं या अग्रिम व्यय भी बोलते हैं। आप मतलब ऐसे खर्चे जो चालू वर्ष से संबंधित नहीं है। चालू वर्ष का मैंने बता दिया आपको, चालू वर्ष ध्यान रखना है, करंट ईयर कौन सा होता है, जिस वर्ष के हम खाते तैयार करते हैं वो हमारे लिए क्या कहलाता है, चालू वर्ष, करंट ईयर। हम 2020 के खाते तैयार कर रहे हैं तो 2020 हमारा चालू वर्ष है। ठीक है, तो ऐसे खर्चे जो चालू वर्ष से संबंधित नहीं है, मतलब उनका संबंध तो है आगामी वर्ष से, मतलब खर्चा तो अगले वर्ष का है लेकिन भुगतान हमने चालू वर्ष में ही कर दिया है, यानी कि एडवांस में, अग्रिम। कई बार एडवांस पेमेंट कई बार करना पड़ता है कि साहब हमारे को आगे का पहले पेमेंट करो। तो ऐसे खर्चे जो चालू वर्ष से संबंधित नहीं है या चालू अवधि से संबंधित नहीं है लेकिन भुगतान हमारे को चालू वर्ष में ही करना पड़ता पहले, मतलब उसकी सर्विस हमारे को फायदा उसका बाद में मिलता है, पेमेंट हमारे को पहले करना पड़ता है। कैसे, आप मोबाइल में रिचार्ज करवाते हैं, मोबाइल में रिचार्ज करवाते हैं तो आपके दो होते हैं, एक प्रीपेड होता है और एक क्या होता है, पोस्टपेड। ध्यान है,
प्रीपेड में क्या करता है, आप पहले रिचार्ज कराते हो, मोबाइल सर्विस बाद में मिलेगी, मतलब सुविधा आपको बाद में मिलेगी, पेमेंट पहले करते हो। और पोस्ट पेड में क्या होता है, सर्विस आपको पहले मिल रही है, पेमेंट बाद में करते हैं, तो वो क्या कहलाता है, पोस्ट पेड। तो ये प्रीपेड वही है, मतलब जिसका फायदा है वो बाद में मिलेगा, लेकिन भुगतान हम पहले ही कर रहे हैं, एडवांस में कर रहे हैं, अग्रिम कर रहे हैं, तो वो कहलाता है आपके प्रीपेड एक्सपेंसेस। ठीक है, तो ये प्रीपेड एक्सपेंसेस डेफिनेशन देखो, मैं फिर बता रहा हूं, ध्यान रखना, छोटी सी 2 लाइन की है, इतनी बड़ी नहीं है, केवल ध्यान से तुम्हारे को सुनने की जरूरत है कि ऐसे खर्चे जो चालू वर्ष से संबंधित है, ऐसे खर्चे जो चालू वर्ष से संबंधित नहीं है, उनका संबंध आगामी वर्ष से है, लेकिन भुगतान हमने चालू वर्ष में ही कर दिया। ऐसे खर्चे जो चालू वर्ष से संबंधित नहीं है, उनका संबंध आगामी वर्ष से, खर्चे अगले वर्ष से संबंधित है, लेकिन भुगतान हमने चालू वर्ष में ही कर दिया, अग्रिम भुगतान कर दिया है, वो कहलाते हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो ऐसे खर्चों को हम क्या करते हैं, संबंधित व्यय की मद में से घटा करके दिखाते हैं। जितने खर्चे हम एडवांस में कर देते हैं, तो मैंने भी क्या बताया था कि जिस वर्ष के हम खाते तैयार करते हैं, हम कोई भी खर्चा है उस वर्ष से संबंधित खर्चों को ही हम दिखाते हैं। अगर वो उस वर्ष से संबंधित नहीं है तो उसको हम शामिल नहीं करते, और शामिल है तो लेस कर देंगे। तो ऐसे खर्चे जो चालू वर्ष से संबंधित नहीं है और हमने अग्रिम भुगतान कर दिया है, ऐसे खर्चों को हम क्या करते हैं, संबंधित व्यय की मद में से घटा करके दिखा देते हैं। संबंधित खर्चे में से घटा देंगे जितना खर्चा इस वर्ष से संबंधित नहीं है। और बैलेंस शीट में इसको कहां दिखाते हैं, एसेट्स पक्ष में। बैलेंस शीट में इसको दिखाते हैं एसेट्स पक्ष में, 2 जगह दिखाते हैं। एक तो संबंधित खर्चा, जिस खर्चे से संबंधित है उस खर्चे में तो हम क्या करेंगे, उसको घटा करके दिखा देंगे, लेस कर देंगे। और बैलेंस शीट में उसको कहां दिखाएंगे, एसेट्स पक्ष में। तो अब देखो अग्रिम का कैसे, अब अग्रिम का है, आप कोई सा भी ऐसा एग्जाम्पल ले सकते हो। जैसे आपने क्या है, कोई दुकान किराए पर ली, ठीक है। अभी मैंने जो एग्जाम्पल दिया था कि आप 2020 के खाते तैयार कर रहे हो, और आपका जो वर्ष है वो कब से चालू होता है, 1 जनवरी से। तो वर्ष का अंत कब होगा, 31 दिसंबर 2020। जनवरी से दिसंबर ये है, ये आपका वर्ष है, और आप इस वर्ष के खाते तैयार कर रहे हो। इस वर्ष के खाते तैयार कर रहे हो तो ये आपका क्या हो गया, चालू वर्ष। और 2021 के तैयार करते हो तो 2021 आपके लिए चालू वर्ष हो गया। तो हम 2020 के खाते तैयार कर रहे हैं तो ये 2020 हमारे लिए चालू वर्ष है, क्योंकि इसी वर्ष के हम खाते तैयार कर रहे हैं। अब कोई भी खर्चा अगर इस वर्ष से संबंधित नहीं है, मतलब उसका संबंध तो 2021 से है, लेकिन भुगतान हमने 2020 में ही कर दिया है, इसीलिए तो वो कहलाता अग्रिम। और चूंकि ये खर्चा इस वर्ष से संबंधित नहीं है, इसलिए हम क्या करते हैं, उसको उस खर्चे में से घटा करके दिखा देते हैं। अब जैसे उदाहरण के लिए कि आपने क्या है, कोई दुकान किराए पर ली, ठीक है, और उस दुकान का महीने का जो किराया है वो है, मान लो कि 4,000 रुपए है। दुकान का किराया है 4,000। अब वैसे तो 4,000 रुपए के हिसाब से 12 महीने का जो किराया है वो कितना होता है, 48,000 रुपए बढ़ता है, ठीक है। अब आपने क्या किया, ये दुकान है किराए पर आपने कब ली, वो ध्यान रखना जरूरी है। जरूरी थोड़ी कि आपने जनवरी में ली हो, वर्ष के बीच में भी तो हो सकती है। तो खर्चे का ध्यान रखना है कि वो खर्चा है कब किया गया था, तो वो प्रश्न में आपको दिया जाएगा, ठीक है। तो इसलिए उस खर्चे का तुम्हारे को ध्यान रखना है। अब मान लो कि आपने जो दुकान है वो 1 फरवरी को ली थी। दुकान आपने कब ली थी, 1 फरवरी को। 1 फरवरी, ये 1 फरवरी क्या, 1 जनवरी, 1 अक्टूबर,
1 अक्टूबर को वो दुकान आपने किराए पर ली। कौन कब लिया था, मतलब खर्चे का भुगतान आप कब कर रहे हैं, वो प्रश्न में दिया जाएगा। तो मैंने एग्जांपल ऐसे दिया है कि आपने वो दुकान है मान लो किराए पर कब ली है, 1 अक्टूबर को। अब इस वर्ष में ये कितने महीने बचे, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, 3 महीने बचे। दुकान का जो किराया है वो कितना है, 4,000 रुपए पर मंथ। 1 महीने का किराया 4,000 है। जिस व्यक्ति से आपने दुकान किराए पर ली थी उसने कहा कि हमारे को क्या है, कम से कम 6 महीने का एडवांस दो। 6 महीने का एडवांस देना पड़ेगा। आपने दुकान 1 अक्टूबर को ली तो कईयों का महीने का हिसाब होता है, कई 2 महीने का ले लेते हैं। उस दुकान वाले ने कहा कि हमारे को कम से कम 6 महीने का पैसा एडवांस में देना पड़ेगा। अब 6 महीने का पैसा आपने एडवांस दे दिया तो 6 महीने आपके कब पूरे होते हैं, 1 अक्टूबर को दुकान किराए पर लिए तो 6 महीने आपके कब पूरे होंगे, 6 महीने कब पूरे होंगे आपके, बताओ। 3 महीने ये इस साल के और 3 महीने अगले साल के। एक महीने के 4,000 है और दुकान आपने 6 महीने के लिए एडवांस ली है, 6 महीने का एडवांस पैसा दे दिया। तो आपको जो किराया है कब तक का दे दिया आपने, मार्च तक का। हाँ मार्च तक हो गया। सीधा सा है, इतना सा दिमाग लगाया करो, थोड़ा सा सीधा सीधा है। अक्टूबर से लेकर के 31 मार्च तक 6 महीने होते हैं, आपने 6 महीने का किराया दे दिया, यानी कि 31 मार्च तक का किराया दे दिया, यानी कि 31 मार्च 2021 तक। लेकिन खाते तो हम 2020 के बना रहे हैं। अब जब खाते 2020 के बना रहे हैं तो खर्चे भी हम क्या करेंगे, केवल 2020 के ही दिखाएंगे, 2021 का तो दिखाएंगे नहीं क्योंकि वो तो अग्रिम हो गया। तो इस वर्ष के खातों में हम जो किराया शामिल करेंगे वो कितना शामिल करेंगे, केवल 3 महीने का किराया ही शामिल करेंगे। 3 महीने का अग्रिम हो गया। अग्रिम तो वैसे तो आपने तो 6 महीने का दिया है, लेकिन इस वर्ष के तो 3 महीने ही बचे, अक्टूबर से दिसंबर तक 3 महीने, और बाकी 3 महीने अगले वर्ष में आते हैं। आपने अगले वर्ष के किराए का भुगतान भी इसी वर्ष में कर दिया है, तो खाते तो हम दिसंबर तक के तैयार कर रहे हैं, तो हम खर्चे भी कहां तक शामिल करेंगे, 31 दिसंबर तक। मतलब खाते जब तक तैयार करते हैं वहां तक के खर्चों को ही हम शामिल करते हैं, उसके बाद के खर्चों को हम शामिल नहीं करते। ठीक है, तो अब आपके जो किराया है 4,000 रुपए के हिसाब से 6 महीने का जो किराया है वो टोटल कितना हो गया, 24,000 रुपए। 24,000 रुपए का किराया दे दिया, रेंट हो गया। और रेंट को हम फाइनल अकाउंट में कहां दिखाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो इसको देखो कैसे दिखाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के ये आपके डीआर साइड में इसमें सबसे पहले टू रेंट, टोटल किराया आपने कितना दे दिया, 24,000। टोटल जितना दे दिया है सबसे पहले तो वो दिखा दो, 24,000 रुपए। ठीक है। अब इसमें क्या है, 3 महीने का आपने एडवांस अगले वर्ष से संबंधित है, तो 3 महीने का आपने कितना ज्यादा दे दिया, 12,000, क्योंकि इस वर्ष के खाते में हम दिसंबर तक का ही शामिल करेंगे, अक्टूबर से दिसंबर तक, और 3 महीने अगले वर्ष से संबंधित है। जो खर्चे इस वर्ष से संबंधित नहीं है उसको हम क्या करेंगे, इसमें से लेस कर देंगे, लेस प्रीपेड रेंट। प्रीपेड एक्सपेंसेस है तो एक्सपेंसेस का नाम क्या है, रेंट, तो लिख देंगे प्रीपेड रेंट। तो कितना लेस कर देंगे इसमें से, 12,000। ये 12,000 आ जाएगा, यानी कि अमाउंट के कॉलम में 12,000 आ जाएगा, क्योंकि वैसे इस वर्ष का किराया तो हमारा 12,000 ही बनता है। बाकी 12,000 पेमेंट तो आपने क्या है 24,000 दे दिया टोटल तो, लेकिन 24,000 में इस वर्ष के खातों में केवल 12,000 ही शामिल करेंगे, और बाकी 12,000 है वो एडवांस अगले वर्ष से संबंधित है। तो ऐसा खर्चा जो इस वर्ष से संबंधित नहीं है वो प्रीपेड हो गया, इसलिए हम इस खर्चे को इसमें से लेस करके दिखा देंगे। ठीक है, तो प्रीपेड को हमेशा लेस किया जाता है उस खर्चे में जितना उस वर्ष से संबंधित नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम दिखा देंगे। अब इसको बैलेंस शीट में हम कैसे दिखाते हैं, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का तो ध्यान रखना है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम ऐसे करते हैं,
अब आगे देखो, बैलेंस शीट ये आपके एसेट्स और ये आपके लायबिलिटीज। अच्छा, मैंने बताया था ये खर्चा है जितना इस वर्ष से संबंधित नहीं है, मतलब आगामी वर्ष से संबंधित है, उसको बैलेंस शीट में कहां दिखाते हैं? एसेट्स पक्ष में। ध्यान रखना, मतलब इसमें से जो किराया था हमने टोटल तो 24,000 दिया है, तो 12,000 तो इस वर्ष से संबंधित है और 12,000 अगले वर्ष से संबंधित है। तो जो अगले वर्ष से संबंधित है वो इस वर्ष से संबंधित नहीं है, उसको हम बैलेंस शीट में कहां दिखाएंगे? एसेट्स पक्ष में। तो इसको एसेट्स पक्ष में दिखा देंगे, ठीक है। और ध्यान रखना इसमें टू और बाई का इस्तेमाल नहीं होता है, तो इसमें हम लिख देंगे प्रीपेड रेंट। कितना अमाउंट आएगा इसमें? 12,000, क्योंकि एडवांस में हमने जो किराया चुकाया है 24,000, उसमें से इस वर्ष का 12,000 वो तो दिखाना ही था। ये 12,000 रुपए अग्रिम जो भुगतान कर दिए, यानी कि जो इस वर्ष से संबंधित नहीं है, उसी को दिखाएंगे, केवल पूरा नहीं दिखाएंगे। ये 12,000 ये दिखा देंगे, क्योंकि इसी को लेस किया था हमने, जिसको लेस किया था उसी को बैलेंस शीट के एसेट्स पक्ष में दिखाएंगे। तो प्रीपेड एक्सपेंसेस का मैंने तुम्हारे को बताया कि इसको हम दो जगह दिखाते हैं एक्सपेंसेज। पहले तो उस खर्चे में हम उसको जोड़ करके दिखा देंगे, तो इसमें रेंट था किराया, और किराए को हम दिखाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम इसको लेस करके दिखा देंगे। और बैलेंस शीट में इसको कहां दिखाएंगे? एसेट्स पक्ष में, ठीक है, प्रीपेड रेंट के नाम से। तो ये इस प्रकार से आपके ये प्रीपेड रेंट है, ये हो जाएगा। तो अब तुम्हारे को प्रीपेड एक्सपेंसेज है, ये क्या होता है इसका तुम्हारे को ध्यान रखना है कि प्रीपेड एक्सपेंसेज है ये क्या होता है? प्रीपेड अग्रिम व्यय ऐसे खर्चे जो चालू वर्ष से संबंधित नहीं है, आगामी वर्ष से संबंधित होते हैं, लेकिन भुगतान हमने चालू वर्ष में ही कर दिया है। तो जो खर्चे चालू वर्ष से संबंधित नहीं है, उस खर्चे को हम क्या करते हैं? उसमें से लेस करके दिखा देंगे। खर्चे में से जितना खर्चा इस वर्ष से संबंधित नहीं है उसमें से लेस कर देंगे। तो मैंने बताया था रेंट का, कि रेंट को हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाते हैं। तो 24,000 रुपए जो हमने किराया दिया था इस वर्ष से संबंधित तो 12,000 है, और बाकी 12,000 अगले वर्ष से संबंधित है। अगले वर्ष से संबंधित खर्चों को हम इस वर्ष के खातों में शामिल नहीं करते, क्योंकि इस वर्ष के खाते तैयार कर रहे हैं, क्योंकि अगले वर्ष को भी शामिल कर लेंगे तो फिर तो हमारे को मालूम चलेगा नहीं कि व्यापार में लॉस हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है। तो इसलिए जो अगले वर्ष से संबंधित है उतने खर्चे को हम उस खर्चे में से लेस करके दिखा देंगे, यानी कि घटा करके दिखा देंगे, ठीक है, उस खर्चे में से। तो और बैलेंस शीट में इसको कहां दिखा देते हैं? एसेट्स पक्ष में प्रीपेड रेंट के नाम से दिखा देंगे। तो ये तुम्हारे को अभी ध्यान रखना है कि आज मैंने तुम्हारे को क्या है, पहले तो मैंने इसको रिपीट किया है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जो मैंने कल बता दिया था, और दूसरा मैंने एक्सपेंसेस बताया है प्रीपेड एक्सपेंसेस, पूर्व दत्त या अग्रिम विवेक, एडवांस में जो पेमेंट कर देते हैं। एडवांस इसलिए माना जाता है कि वो उस वर्ष से संबंधित नहीं है, जितना इस वर्ष से संबंधित नहीं है वो अग्रिम माना जाता है, ठीक है। तो ये एडजस्टमेंट मैंने बताया कि आपके करीब 15-16 एडजस्टमेंट है, और इन एडजस्टमेंट को तुम्हारे को ध्यान से थोड़ा समझना है। एडजस्टमेंट मैंने बताया था 2-3 दिन से मैं बता रहा हूं कि ये तुम्हारे को 12th क्लास में ये काम आएंगे लगभग हर चैप्टर में, और आधी बुक तो आपके ऐसी है जिसके अंदर ये एडजस्टमेंट क्या है कई बार रिपीट होंगे, तो फिर वो तुम्हारे समझ में नहीं आएगा कि ये कैसे आया, इसको कैसे दिखाया, क्योंकि और भी तो चीजें हैं। ये तुम्हारे को 11th में ही बतानी थी, लेकिन ये टॉपिक तो आपके रह गया, ये बाद में आपके चला ही नहीं, क्योंकि लास्ट वाला चैप्टर था ये जो मैं बता रहा था भाई ये चैप्टर करवाना, ये चैप्टर रह गया, वरना ये चैप्टर अपने हो जाता। 10 दिन अपनी क्लास लगती तो 10 दिन के अंदर ये कंप्लीट हो जाता, लेकिन इसलिए आपको बताना जरूरी है। तो ये दोनों एडजस्टमेंट जो मैंने आपको बताए हैं इसको ये याद कर लेना, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस और आपके प्रीपेड एक्सपेंसेस, ठीक है। इन दो के बारे में मैंने बता दिया। अब इसके बाद में
नेक्स्ट आपके एक्सपेंसेज है वो तो मैं आपको कल ही बताऊंगा। केवल आज आपको इन दो एडजस्टमेंट को ही आपको अच्छी तरह देख लेना। ये वीडियो जो है आपके डाउनलोड जैसे होता है तो इसको एक बार फिर से आप एक बार रिपीट कर लेना, देख लेना इसको। और बाकी आपके जो बुक है उसके अंदर भी दे रखा है, अलग से आपको देखने की जरूरत वैसे नहीं है। तो ऐसे मैंने बता दिया कि आप तो इसी वीडियो को एक बार फिर से दोबारा से देख लेना। तो इसके वीडियो यूट्यूब पे मिलता है या इसी चैनल पर? आपके सेव नहीं है क्या? सेव नहीं होता ये? नहीं सर। अच्छा, तो कोई बात नहीं। वैसे भी क्या है, इतना बताया मैंने, एक एक पॉइंट ही बताया। वैसे भी नहीं होता है सेव तो वो कोई दिक्कत नहीं है इसमें। आपके जैसे बुक में देखोगे उसको 11th वाली बुक के अंदर, तो आपके वो हो जाएगा उसमें फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट, उसके अंदर से जैसे हो जाएगा। इतना सही है, समझा तो मैंने दिया ही। उसमें एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल कोई नया आप कर सकते हो, और नहीं भी करते हो तो कोई बात नहीं। आप तो ये इसमें से केवल समझ लो, आपको अलग से कुछ वैसे देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी बस केवल। लेकिन इसको तुम्हारे को याद जरूर करना है, क्योंकि इसके बगैर तो तुम्हारे लिए करना मुश्किल होगा। ठीक है सर।